जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ये जो रिएक्शंस दी हुई हैं दो, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि सीओ को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सीओ का मतलब होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस है और हानिकारक होती है, तो सीओ बोलते हैं। और जी हमें ये दिखा रहा है कि ये गैस है। ये क्या है, एक गैस। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। हाइड्रोजन को हम लिखते हैं, जब हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होती है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं H2। और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो हम एरो के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, तापमान को दिखा सकते हैं, दाब को दिखा सकते हैं, उत्प्रेरक को दिखा सकते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखा सकते हैं। तो 340 अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, वायुमंडलीय दाब, एटीएम का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब। इस तरीके से लिख लीजिए, एक एक चीजों को क्लियर कर रहे हैं, वायुमंडलीय दाब। ओके, और अगर आप यहां देखेंगे CH3OH, इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, एथ मेथ, है ना। तो मेथ एथ होता है, कार्बन का एक परमाणु है, तो इसे बोलेंगे हम मेथिल अल्कोहल। तो प्यारे छात्रों, अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं की है तो क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। क्लास 10 की एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें 2 क्लास हमने कवर कर ली हैं। तो हम रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसा कि हमने पहली क्लास में बताया था। अब ये एक रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ओके, जिसको हमने एक रासायनिक अपक्रिया के रूप में लिखा है। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन या अपक्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं तो बनता है ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन निकलती है, जल निकलता है। तो ये क्या है, एक प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और ये बैलेंस रिएक्शन है। बात आती है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस को भी, और ये क्या किस तरीके के प्रश्न हैं इसको देख लीजिए। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 1। ये क्या है प्रश्न नंबर 1 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि वायु में मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे थे और वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त हो रहा था, जिसको हमने एक कटोरे में स्टोर किया था। ओके, तो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, अगर हम कहें तो Mg क्या होता है, मैग्नीशियम का फार्मूला होता है। मैग्नीशियम रिबन को हमने चिमटे से पकड़ा था, एक टुकड़ा 3 से 4 सेंटीमीटर का, तो इसको हम साफ कर लेते हैं। साफ क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पर अशुद्धि हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं स्टूडेंट, अशुद्धि। अशुद्धि का मतलब है वो गंदा हो सकता है, तो उसे अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं ताकि हमें एक उत्पाद प्योर मिले। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम वायु में दहन करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो एकदम से क्लीन मिले, साफ मिले, उसमें कोई भी अशुद्धि ना मिले। तो इसको भी बैलेंस कर दीजिए, 2MgO हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने यहाँ पर परमाणु 2 हैं। अब स्टूडेंट आपको ये देखना है, ये जो अगले लिखा हुई है, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रासायनिक अवक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण हमें बनाना है या संतुलित समीकरण लिखना है। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं, अगर आप पहला देखेंगे तो हाइड्रोजन की अवक्रिया क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए हाइड्रोजन को हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2। ओके, हाइड्रोजन एक गैस है जिसको हम H2 लिखते हैं, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, Cl के साथ करा रहे हैं। तो बन क्या जाएगा, बन जाएगा देखिए
HCl। ओके, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? HCl। अब HCl क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, Cl क्लोरीन हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? तो यहाँ पर क्लोरीन का एक है, हाइड्रोजन के दो है, तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु बनाने पड़ेंगे। जैसे ही हमने यहाँ क्या किया, हाइड्रोजन के दो परमाणु ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन के भी दो परमाणु हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे Cl2। ओके, तो इस तरीके से हम रिएक्शन को कर सकते हैं। क्लोरीन को Cl2 ही लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, उस तरीके से भी आप देख सकते थे 2HCl। इसका क्या हो गया? फार्मूला। अब स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन दी हुई है और बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनेगा और एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है हमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है और साथ में इसका केमिकल फार्मूला भी लिखना है, रासायनिक सूत्र भी लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं। देखिए, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। तो ये पहली रिएक्शन तो हमने आपको कवर करा दी। ओके, अब हम कर रहे हैं दूसरी रिएक्शन जिसमें हम बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है BeCl2 होता है और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। तो Al2SO4 क्या होता है? SO4 का होल थ्राइस, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेरियम क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो बन जाता है बेरियम सल्फेट। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? बेरियम सल्फेट। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप लिख लीजिए बेरियम, ठीक है, Va। यहाँ क्या लिखेंगे? Va। तो यहाँ पर लिख लीजिए स्टूडेंट BaCl2L2, तो BaSO4 और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा, क्या बनेगा? अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3। तो ये सारे के सारे रासायनिक सूत्र होते हैं जिसको हम इसी तरीके से लिखते हैं, गलत नहीं लिखना है हमें। तो अब देखिए क्या करना है हमें। बेरियम क्लोराइड को हमने क्या लिखा है? एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन की है तो बेरियम सल्फेट बन गया है और साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। तो रिएक्शन को हम सबसे पहले क्या करेंगे? रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अपक्रिया को बैलेंस करना सीखिए। देखिए यहाँ पर बेरिलियम कितना है? 1 है, यहाँ पर भी Ba कितना है? 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है Cl2 की, तो देखिए यहाँ पर Cl2 कितने हैं? Cl2 यानी कि क्लोरीन 2 है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्लोरीन कितना है? 3 है। तो 2 को हम 3 नहीं कर सकते हैं, 2 को या तो 6 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुणांक के हिसाब से ही मल्टीपल जरूर होगा। चाहे हम 2 का 1 के साथ मल्टीपल कर सकते हैं, 2 का 2 के साथ मल्टीपल कर सकते हैं, उसी तरीके से। तो एल्युमिनियम क्लोरीन जो है, या तो क्लोरीन में हम 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 6 हो जाएगा, या यहाँ Cl2 में 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्लोरीन कितनी हो गया? 6 हो गए और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 3 हैं। तो क्लोरीन को यहाँ पर 2 से क्या करना है? मल्टीपल करना है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्लोरीन कितने हो गए? यहाँ पर भी 6 हो गए। लेकिन क्लोरीन को 6 करने के चक्कर में एल्युमिनियम 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो एल्युमिनियम 2 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है बेरिलियम 3 हो गया है, तो बेरिलियम को यहाँ पर भी 3 कर दीजिए और SO4 कितना है? 3 है, तो SO4 तो यहाँ पर भी 3 ही हो रहा है। तो स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एकदम से रिएक्शन क्या हो गई? ये बैलेंस हो गई। अगले बढ़ते हैं। सोडियम की रिएक्शन जल के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब देखिए कैसे कराते हैं सोडियम की रिएक्शन जल के साथ। तो बहुत सिंपल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए बहुत सिंपल है।
सोडियम की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं स्टूडेंट? जल के साथ, H2O के साथ। ओके, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा? जल। तो सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस निकालना है। तो सोडियम है और जल है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो Na हम यहाँ से मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। OH क्या हम यहाँ से नहीं ले सकते? तो OH हमें यहाँ से मिल गया, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या बचा हुआ है? H। तो H खुद में हाइड्रोजन गैस नहीं हो सकती, इसको हाइड्रोजन गैस बनाना पड़ता है H2 के साथ, तब ये कंप्लीट हाइड्रोजन गैस होती है। अब ये क्या बन गई? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ जैसे हमने H2 करा और एक H हमारे पास यहाँ है, तो ये काम कर सकते हैं, या तो H हमारे पास 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है। लेकिन H यहाँ अगर कितना है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो H 2 है, तो H को 4 कर दीजिए तो H 4 हो जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी हमने H को क्या कर दिया? यहाँ पर भी हमने H को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 4 हो गए। यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन 4 हो गए। अगर आप यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया है। बात आती है सोडियम की, तो सोडियम 2 है, तो यहाँ पर भी सोडियम को 2 कर दीजिए। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है प्यारे छात्रों, और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे एक एक चीज को कवर करेंगे, एनसीईआरटी का एक एक शब्द को ध्यान देंगे। ठीक है, जल्दबाजी कुछ नहीं है, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। एनसीईआरटी जितनी भी क्लास 10 की एनसीईआरटीज हैं सारी कवर करने वाले हैं इसी सीरीज में, और बहुत ही बेहतर तरीके से धीरे धीरे। ओके, अब बढ़ते हैं हम स्टूडेंट, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो हम बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो लिखा है हमने इसको नोट कर लीजिए। तो मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। ओके, तो आपने नोट कर लिया है स्टूडेंट, अगले बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है, और हमें यहाँ पर भी क्या करना है? संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला क्या लिखा है देखिए, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड का विलयन, विलयन का मतलब है एक्वाटिक, ओके जलीय, और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। तो इसको भी कवर करते हैं और समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है इसको भी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेरियम क्लोराइड हमारे पास है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? तीसरा क्वेश्चन अगला वाला है। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है? बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 है। ठीक है, और ये क्या है? एक्वेटिक है, यानी कि जल के साथ है। इसको हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4 किसका फॉर्मूला होता है? सोडियम सल्फेट। ये भी क्या है? विलयन की फॉर्म में है। तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट बनेगा जो कि एक सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और अगर आप देखेंगे साथ में बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, तो ये किस में आएगा? ये भी किस में आएगा? एक्वाटिक में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया? यही बना दिया, बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन। ठीक है, एक्वाटिक में आएगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस है।
तो बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है, सोडियम सल्फेट के साथ, जो कि दोनों ही विलेन के फॉर्म में है। तो बेरियम सल्फेट बन गया और साथ में स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड भी बन गया। ओके, अब देखिए बैलेंस करना सीख चुके हैं आप, कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, क्या बेरियम इस तरफ 1 है, बिल्कुल बेरियम का परमाणु संख्या 1 है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेरियम परमाणु संख्या 1 है। अगर यहाँ देखेंगे तो क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, और अगर यहाँ पर क्लोरीन देखेंगे तो कितना है, क्लोरीन 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लोरीन को मल्टीपल कर दीजिए 2 के साथ। अब सोडियम कितना हो गया है, सोडियम 2 हो गया है। देखिए यहाँ पर बैलेंस क्या हुआ, सोडियम का 2 हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी सोडियम कितना है, 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है सल्फेट की, तो सल्फेट कितना है, SO4 की फॉर्म में ही है, तो SO4 की फॉर्म में है। Na कितना है। तो इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। बैलेंस करने का तरीका यही है स्टूडेंट, बहुत ही बेहतर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए स्टूडेंट जल्दी जल्दी। और इसी तरीके से बहुत सारी रिएक्शन केमिस्ट्री क्लास 10th में हम कवर करने वाले हैं। अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है, जैसा कि आप जानते हैं कितने धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में समझ रहे हैं, आराम से। अगले बढ़ते हैं और समझते हैं फिर से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी कि जल में है, एक्वेटिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के साथ अपक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है। जैसे कि आप देखते हैं, बनाया भी था हमने, तो यहाँ पर कवर कर लेते हैं। चौथा देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, NaOH। ओके, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाएगा, बस NaCl बना दीजिए, बन जाएगा। देखिए, और साथ में H2O यानी कि जल भी निकलेगा ना। हाँ, तो सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो जल कैसे बनाएंगे, H2O। तो हमें कुछ करना नहीं है, बैलेंस करना है। अब आपको कैसे बैलेंस करना है, देखिए सोडियम हमने यहाँ से लिया, बिल्कुल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Cl हमने यहाँ से ले लिया, वो यहाँ पर आ गया। और ऐसा क्यों होता है हम बताएंगे जब चैप्टर नंबर 3 आएगा तब। और हमने क्या किया है, HO यहाँ से ले लिया है, H और O ये दोनों आ गए हैं, लेकिन अभी भी H इस तरफ क्या है, अगर आप यहाँ देखेंगे ये एक H है और एक H ये बच रहा है, तो 2 H यहाँ हो गए हैं हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ये है। तो एकदम से बैलेंस रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट। कहीं परेशानी आ रही है तो जल्दी से बताइए, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है बताइए जल्दी से। हाँ, अगले बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस पेज पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट बहुत सारा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो किस तरीके से हम प्रकार को कवर करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, और यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। देखिए, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार भी होते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, संतुलित कैसे करते हैं, वो सब समझ लिया है। अब हम ये समझ रहे हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। स्टूडेंट, अगर आपने नहीं देखा है पिछला रिपीट, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार एकदम से अलग हैं। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं सीखा है तो एक बार आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिएगा। आपके सामने स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिए। ओके, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो हम यही समझने वाले हैं। देखिए, कक्षा 9th में आपने क्या पढ़ा है, क्लास 9th में हम अध्ययन कर चुके हैं
कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ओके, अगर कोई रासायनिक क्रिया हो रही है उस समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, और ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, और परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में हम अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। तो बात इतनी सी आती है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं, अगर हम HCl को देख रहे हैं तो ये किससे मिलकर बना है? HCl को अगर हम तोड़ देंगे तो हाइड्रोजन से प्लस क्लोरीन से मिलकर बना है ना स्टूडेंट? किससे? क्लोरीन से। तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन के परमाणु में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस वो टूटे हैं। हालांकि तत्व वही है, हाइड्रोजन है, परमाणु की संख्या में बढ़ोतरी या कमी देखने को मिल रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जितने परमाणु हैं उतने ही राइट हैंड साइड में है। ओके, बात इतनी आती है कि बस ये परमाणु एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ आबंध बनाते हैं और एक यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब अभिक्रियाओं को भी समझते हैं स्टूडेंट। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से क्लियर करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1.4 है, यानी कि यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, एक बीकर में, जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक बीकर है। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ CaO, और एक होता है बुझा हुआ चूना। अगर कैल्शियम ऑक्साइड में हम जल मिला देते हैं तो चूना बुझ जाता है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना नहीं है, ये बुझा हुआ चूना नहीं है। लेकिन बुझा हुआ चूना का मतलब है जब कैल्शियम के साथ जल मिला देते हैं तो बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ओके, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। किसी भी चीज को हम तभी तो बुझा सकते हैं जब उसमें जल मिलाएंगे। तो हमने क्या किया है, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर मिला दिया। अगर आप यहां देखेंगे वाटर मिला दिया तो बन गया CaOH का होल ट्वाइस। देखिए ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये बीकर है, ये जल है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में ही तो क्या हो रहा है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिल गया तो बात क्या होगी, बुझा हुआ चूने की। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। तो एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लिया हुआ है हमने, या हम बुझा हुआ चूना ले सकते हैं। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए, जल मिला दिया तो बुझा हुआ चूना क्या हो गया, मिल गया। आप बीकर को स्पर्श कीजिए और आपको दिखेगा कि तापमान में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। ओके, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अपक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, जैसा कि हमने आपको दिखा दिया है। क्या दिखा दिया, कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम जल में मिला देंगे तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। कौन सा चूना बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ओके स्टूडेंट, अगर आप यहां देखेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्स का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो संयोजन अपक्रिया की एक विशेष पहचान है, इसमें ऊष्मा निकलेगी, यानी कि हीट निकलने वाली है। एक तरीके से ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। उसमें क्षेपी अपक्रिया का मतलब हो गया जहां पर तापमान में वृद्धि होती है। ओके, ऊष्मा निकलती है। तो देखिए हमने आपको बता भी दिया है, जैसा कि ऊपर की तरफ भी और नीचे भी लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड में है, डेल्टा होते हैं, बड़े बड़े डेले होते हैं, है ना, मोटे मोटे पत्थर जैसे, तो वो एक सॉलिड फॉर्म में है। और उसमें हमने क्या किया है, जल मिला दिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ में ऊष्मा भी निकली। प्यारे छात्रों, इस चीज को आप यहां से समझें। आप अपने घर की पुताई करते हैं तो आज के दौर में तो पेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण समाज में या गांव बस्तियों में तो ज़्यादातर जो चूने से पुताई करते हैं लोग, है ना। कच्चे मकान जो होते हैं पहले के दौर में चूने से पोतते थे, आज भी कुछ लोग पोतते हैं।
तो वो क्या करते हैं, बाजार से कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, CaO को लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, जब वो बाजार से लाते हैं, मोटे मोटे डेले होते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मोटे मोटे डेले होते हैं सफेद कलर के। और वो उसको क्या करते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, यानी कि बहुत सारा पानी लेते हैं और उसमें डालते हैं। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा क्या है, कम है, और पानी क्या है, ज्यादा है, इसलिए धीरे धीरे डालते हैं। अगर पानी को कैल्शियम ऑक्साइड में डालेंगे तो एकदम से धुआं निकलेगा, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड कम मात्रा में होता है, पानी को ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो धीरे धीरे डालते हैं। और थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा बहुत तेजी से बबूले निकलते हैं, है ना, बुलबुले टाइप के, और बुलबुले निकलते हैं, ऊपर से एक हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो स्टूडेंट्स, यही क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ हम क्या करते हैं, बुझे हुए चूने में चेंज करते हैं। अब बात आती है, जो बुझा हुआ चूना होता है ये कहाँ यूज करते हैं। अब जब चूना बुझ गया, उसमें जल मिल गया, तो हम ब्रश लेते हैं, कुची लेते हैं और दीवार पर उसको पेंट करते हैं, है ना। थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, सफेदी आ जाती है। तो सफेदी जो होती है वो अलग होती है, लेकिन हाँ, बुझा हुआ चूना क्या होता है, जिसको हम दीवार पर लेप लगाते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है, और साथ में हीट निकलती है। तो और आपने देखा होगा, 1 मिनट स्टूडेंट, और आपने ये भी देखा होगा कि गांव में जो महिलाएं होती हैं या शहरों में महिलाएं होती हैं, वो या कोई भी जो पान खाता है तो उस पर भी बुझा हुआ चूने का इस्तेमाल करता है, बुझा हुआ चूना ही लगाता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड वो डायरेक्ट नहीं खा सकता है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड का डेला जरा सा भी उसने अपने अंदर रख लिया मुंह में, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह जल सकता है उसका, ओके, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा और जो लार होती है उसके अंदर वाटर कम होगा, तो ऐसे में मुंह जल जाएगा। तो क्या करते हैं, उसको पहले बुझा लेते हैं, फिर पान पर लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं मस्त में। और हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी होता है चूना, तो जो कि पान के जरिए ही जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से पान खाना फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाना नुकसानदायक है। अगर आप यहां देखेंगे, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, अभिकारक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जो जल है वो क्या है, एक अभिकारक है। तो दो अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, किसी एक उत्पाद को, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बना रहे हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं इसको संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी स्टूडेंट, संयोजन अभिक्रिया। मैं आपको यहां समझा देता हूं खाली पेज पर। देखिए क्या मतलब है इसका। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक चूना है, और इसको हमने किसके साथ लिया, जल के साथ मिलाया। जल के साथ मिलाने पर इसमें बुलबुले तो निकलेंगे ही, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना मिल जाएगा, और साथ में हीट निकलेगी। क्या निकलेगी स्टूडेंट, हीट निकलेगी। और अगर मैं आपसे कहूं ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों इसे बोलते हैं हम अभिकारक, ओके, ये क्या है, अभिकारक। और ये क्या बनकर आया, इसे बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद कौन सा है, यहाँ पर उत्पाद है बुझा हुआ चूना, ओके। तो बात सिर्फ इतनी सी है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, इसमें कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ एकल उत्पाद क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। हीट तो निकलती है, वो उत्पाद के फॉर्म में नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो हीट है। तो ये क्या है, एकल उत्पाद बनता है। क्या बनेगा, एकल उत्पाद। तो स्टूडेंट्स, हमें बस इतना ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक अभिकारक जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो वो एकल उत्पाद बनाते हैं, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, संयोजन अभिक्रिया, ओके, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है स्टूडेंट, जल्दी से नोट कर लीजिए।
ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कौन सी अपक्रिया है। ये संयोजन अपक्रिया है और संयोजन अपक्रिया को हमने अच्छे से समझ लिया है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। मैंने बताया था आपको, वही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के लिए 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 है। आपको बता दूं स्टूडेंट, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको। ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने दीवार पर पोत दिया, लेप लगा दिया, और 2-3 दिन में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो उसके साथ रिएक्शन करेगी, क्योंकि ओपन एनवायरनमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन करती है तो वो धीरे धीरे सूख जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में एक पतली परत दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं सफेदी। क्या कहते हैं? सफेदी। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो क्लियर हुआ आपको? अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए समझिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं आज थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया है मुझे, इसलिए बार बार थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है क्लास में। लेकिन कल तबीयत ठीक हो सकती है, आज ठीक लगभग कोल्ड है मुझे। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करा दी है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या है? देखिए वाटर है। और इस तरीके से क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर बन गया है, साथ में निकल गया है वाटर। यानी कि वाटर जब निकल जाएगा वो हम वायुमंडल में वाष्पीकरण की फॉर्म में चला जाता है तो बच जाती है सफेदी। इसी क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसी को हम बोल देते हैं सफेदी। क्या बोलते हैं इसको? सफेदी। और यही फार्मूला है संगमरमर चूने का। ठीक है, संगमरमर चूने का। और काफी सफेदी होती है, इसके अंदर चमक होती है, दिखाई हमें देता है। तो यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा मैं आपको इस रिएक्शन को और भी क्लियर कर देता हूँ। कैसे? देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली रिएक्शन इसको हम करते हैं 2 फेज में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि मैंने आपको बताया है छोटे छोटे एक सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, मोटे मोटे डेले लेकर आते हैं मार्केट से, और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे जल के साथ और पानी में डालेंगे। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड के पत्थरों को, डेलों को तो जल में डालेंगे तो बुलबुले निकलेंगे, और वो क्या बना देता है? साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसको हम बोल देते हैं बुझा हुआ छात्रों, क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक है, और साथ में जब बुझा हुआ चूना होता है तो हम हाथ नहीं लगाते हैं, बीकर पर हाथ लगाएंगे तो वो गर्म दिखाई देगा, तो निकलती है हीट। ठीक है, हीट निकलेगी, और हीट जो यहाँ पर निकलने वाली है वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन की फॉर्म में होगी, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वाटर ज्यादा होता है ना, पानी ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन भी जो है परमाणु ज्यादा मिल जाएंगे हमें यहाँ पर। पहली रिएक्शन हमने ये की। अब हम यहाँ पर समझते हैं सेकंड रिएक्शन किस तरीके की होगी हमारी। स्टूडेंट देखिए, अब हमने क्या किया? इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर क्यों आए मार्केट से? क्योंकि हमें घर की पुताई करना है, पेंट करना है। तो हमने अब क्या किया? हमारे पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने उठाया और हमने दीवार पर पोत दिया। कुछ समय बाद क्या होगा? 1-2 दिन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी भरपूर रिएक्शन हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में है। और ये किस फॉर्म में है? ये है एक्वेटिक फॉर्म में। ओके, किस फॉर्म में? एक्वेटिक, जलीय फॉर्म में है। तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन बनेगी तो बनेगा CaCO3। देखिए, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा ऐसा क्यों होता है। CaCO3 प्लस प्लस क्या बचा? देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो H2O, यानी कि जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जल।
अब स्टूडेंट्स इसको बैलेंस करते हैं, क्या ये बैलेंस है या नहीं है। देखिए कैल्शियम कितने हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो कैल्शियम के परमाणु की संख्या है 1, यहाँ पर भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ कार्बन देखेंगे तो कार्बन कितना है, कार्बन भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हैं, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई है, देखिए 4। तो इस साइड में देखेंगे तो ऑक्सीजन 3 है और यहाँ कितना है, 1 है, तो 4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन देखिए कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन भी 2 है। तो एकदम से बैलेंस रिएक्शन है और इस तरीके से रिएक्शन आती है, इसी को हम बोल देते हैं, यहाँ पर मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ स्टूडेंट्स, संगमरमर। क्या बोलते हैं इसको, संगमरमर, या इसी को हम बोल देते हैं सफेदी, या इसी को हम बोल देते हैं चमकदार परत। एकदम चमकदार परत बनती है कहाँ, दीवारों पर। ठीक है, क्लियर हो गया। मुझे लगता है यहाँ पर अब आपको कोई डाउट नहीं रहा है, संयोजन अपक्रिया का मतलब भी समझ में आ गया है। मैं दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ, फिर क्योंकि एग्जाम में 100% ये क्वेश्चंस बनता है। तो स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, संयोजन अपक्रिया का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में रिएक्शन करेंगे तो बन जाता है एकल उत्पाद और साथ में निकलती है हीट। तो जो संयोजन अपक्रिया है इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए। मान के चलते हैं एक अभिकारक क्या हो गया, A, और दूसरा अभिकारक हो गया B, और तीसरा क्या बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा एकल उत्पाद C, और प्लस निकलेगी हीट। और हीट जहां पर भी निकलती है तो वो होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होती है स्टूडेंट, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया का एक रूप जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो ऊष्मा निकल रही है, इसलिए हम कह देते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की फॉर्म में है, लेकिन एकल एक दो अभिकारक और यहाँ पर एकल उत्पाद। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आप बार बार मुझे आपको समझाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने बहुत आराम से समझा दिया है, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिखाई देती होगी स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। देखिए कोयले का दहन कर रहे हैं हम। कोयला का मतलब क्या है, कोयला आखिर क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपको मैं बताऊं कोयला होता क्या है, कोयला होता है कार्बन। ठीक है, हमारी जो प्रकृति है उसमें कोयला किस रूप में मिलता है, कार्बन के रूप में। तो हम कार्बन का दहन कर रहे हैं और कार्बन जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसी को हम बोल देते हैं कोयला। कार्बन का दहन किसके साथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन को जलाएंगे, किस में जलाएंगे, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो इस तरीके से बहुत ही आसान अपक्रिया है। इसका मतलब है एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है और बन रहा है एकल उत्पाद। ओके स्टूडेंट्स, एकल उत्पाद। तो इस तरीके से ये रिएक्शन संयोजन अपक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई है। अगले बढ़ते हैं। देखिए अब एक आध दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं संयोजन अपक्रिया के, और तब आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको जूम कर लेता हूं यहाँ पर। देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको ना, हाँ दिखाई देता होगा, और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ फिर से। हाँ अब ठीक है, देखिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब ठीक है। रिएक्शन नंबर 2 को भी समझते हैं, बहुत आराम से समझने वाले हैं, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे धीरे धीरे। ओके, धीरे धीरे। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, देखिए H2 एक गैस है और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बना लेती हैं, जल। अगर मैं यहाँ देखूं, आपसे कहूँ हाइड्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है और आपस में मिलकर क्या बना ले रहे हैं, H2O। हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन तो 2 हैं, ऑक्सीजन 2 की कमी है, तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन 4 हो गए तो हाइड्रोजन को 4 कर दीजिए, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 हो गए। हमें बस ये दिखाना है एक अभिकारक है हाइड्रोजन, दूसरा अभिकारक है, अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन, तो एकल उत्पाद बन जाएगा हाइड्रो मतलब जल। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, जल।
बस ये दिखाना था। इसका मतलब भी क्या है, ये एक संयोजन अपक्रिया है। दो या दो से अधिक अभिकारक जब रिएक्शन करते हैं तो एकल उत्पाद बनता है। इसी तरीके से कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं छात्रों, अगले बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, समझते हैं। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, और अगर क्लियर नहीं आ रही है तो बता दीजिएगा जल्दी से। शायद क्लियर आ रही होगी, मैं देख लेता हूँ। आवाज़ क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रही है ना, आवाज़ क्लियर है? ओके, और शायद माइक भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा मैं दूर कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ। तो अब हम आते हैं, कहाँ आते हैं हम छात्रों? संयोजन अभिक्रिया भी क्लियर हो गई है। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। बेसिक तरीके की जो थ्योरी है वो क्या है, देखिए थ्योरी भी पढ़ना जरूरी होता है। सरल शब्दों में, सरल शब्दों का मतलब क्या है? सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्वों या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रियाओं को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन एक ऐसा शब्द है जो आपको बता रहा है संयोजन। योजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि कहीं ना कहीं एक या दो अभिकारक जोड़ेंगे या तीन अभिकारक जोड़ेंगे और एकल उत्पाद बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से संयोजन का मतलब है कि आपस में बहुत सारे अभिकारक मिले हुए हैं, मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं और एक उत्पाद बना लेते हैं। अगले देखिए, क्रियाकलाप 1.4 में हमने ये भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। कहाँ ऊष्मा उत्पन्न हुई थी? कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, है ना। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को हमने किस में डाला था? जल में। जल से क्या निकले थे? बुलबुले। बुलबुले किसके रूप में निकले थे? हाइड्रोजन गैस के रूप में निकले थे। तो इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया था और थ्योरी में भी लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक्स्ट्रा है। सिलेबस का जो हिस्सा है वही बताया जा रहा है आपको। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का मतलब है कोई भी ऐसी अपक्रिया जहां पर ऊष्मा निकले, तो वो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब बात आती है कि ये सर अभी तो आपने बताया था कि संयोजन अपक्रिया है, अब आप बता रहे हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। देखिए संयोजन अपक्रिया अभिकारक के हिसाब से हम देख रहे हैं, यानी कि दो से अधिक अभिकारक है और एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो वो संयोजन अपक्रिया है। संयोजन अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है अगर किसी संयोजन अपक्रिया में हीट निकलती है तो वो संयोजन अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगी, और अगर किसी संयोजन अपक्रिया में हीट नहीं निकलती है तो वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया नहीं होगी। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का संबंध हीट के साथ है, जबकि संयोजन अपक्रिया का संबंध अभिकारकों के साथ है और एकल उत्पाद के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर कहीं डॉट है तो आप बताना, ठीक है। बहुत बेसिक पॉइंट था। देखिए यहां पर हम समझते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन भी करते हैं। क्या है प्राकृतिक गैस? प्राकृतिक गैस क्या है? कोई भी ऐसी गैस जो जमीन से हमें प्राप्त हो, प्रकृति हमें दे, प्राकृतिक गैस है। गोबर गैस क्या है? प्राकृतिक गैस है या कृत्रिम गैस है? जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। प्राकृतिक गैस का मतलब होता है जैसे कि मीथेन, है ना, जैसे कि एथेन। तो ये सारी की सारी गैस कौन सी होती हैं? प्राकृतिक गैस होती है। एलपीजी, है ना, एलपीजी क्या है? प्राकृतिक गैस है। सीएनजी क्या है? प्राकृतिक गैस है, जो कि मीथेन की फॉर्म में होती है। ओके, तो CH4 जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक गैस है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो बनकर क्या तैयार हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में बन रही है, यानी कि क्या बन रहा है? जल, जो कि गैस की फॉर्म में है। गैस की फॉर्म में जब भी दिखाई दे तो ये इसे कहते हैं भाप,
और ये क्या निकल रही है, ऊर्जा यानी कि हीट। तो इसका मतलब जब भी एनर्जी लिखा हुआ हो, हीट लिखा हुआ हो, ऊर्जा लिखा हुआ हो, तो आप समझ जाइए कि कौन सी अपक्रिया हो गई है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या आप जानते हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है? बिल्कुल है। अगर आप सांस लेते हैं, सांस के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस समय भी कुछ ना कुछ हीट निकलती है और वो भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। क्लियर स्टूडेंट? आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ इसी रिएक्शन को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर कर देते हैं। अगर कोई मीथेन है CH4, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाया स्टूडेंट, ध्यान रखना क्या बनाया है। देखिए सबसे पहले हमने बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कैसे बनाया है, देखिए CO2 + H2O। अब कैसे बनाइए, देखिए H2O, यहाँ पर H कितने हैं, 4 हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो H कितने हैं, पहले तो कार्बन को हम करते हैं बैलेंस। कार्बन कितना है, 1 है। यहाँ पर भी कार्बन कितना है, 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन कितने, यहाँ 4 हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 कर देंगे, कर दिए 4। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना करना है, 2, यानी कि 4 हो गए। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे साथ में निकल रही है एनर्जी। क्या निकल रही है स्टूडेंट्स, एनर्जी। ये होगी बैलेंस रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस करने में सबसे पहले अगर कोई धातु है तो धातु को रिएक्शन बैलेंस कीजिए, कोई अधातु है तो उसको बैलेंस कीजिए, कोई हाइड्रोजन है तो उसको बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन है तो उसको बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करने का अगर क्रम आपका इस तरीके का रहेगा तो आप रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए, कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अगले बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पर आते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की। जैसे कि हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अपक्रिया का विशेष नाम है श्वसन। तो एक होती है श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया सांस लेना